हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई तथा दूरी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और लाइक और कमेंट कर दीजिए हमारे चैनल को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई तथा दूरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो तरीके कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं ऊंचाई तथा दूरी में। एक होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जो उन्नयन कोण होता है वो कब बनता है, जब हम नीचे खड़े होकर के ऊपर की तरफ को कोई वस्तु देखते हैं। जैसे कि सपोज करो हम रोड पर चल रहे हैं और रोड पर चलते चलते हमें यहाँ पे किसी को ऊपर बालकोनी पे किसी को देखना है, ठीक है, बालकोनी पे कुछ देखना है या छत के ऊपर किसी चीज़ को देखना है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ को अपने गर्दन को ऐसे उठाते हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखते हैं तो वहाँ पर हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। तो इसे जो हम लेते हैं वो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो ये आप यहाँ पे रोड पे हैं और ये आपकी पोजीशन है रोड पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे। तो यहाँ से आप क्या है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी है छत के ऊपर या किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ से आप खड़े होकर के इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। ये हमारा उन्नयन कोण होता है, यानी कि जब हम नीचे जमीन पर खड़े होकर ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारा बनता है वहां पे उन्नयन कोण। ये हम यहाँ पे पर्सन है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जहां पर हम देख रहे हैं। दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा होकर के ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये जो एंगल बनता है, ठीक है, दैट इज उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्या होता है कि हम किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, या कहीं पे छत पे ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, और वहां से हम नीचे रोड पर देख रहे हैं, ऐसे नीचे करके गर्दन को अपने नीचे झुका करके देख रहे हैं। तो वहां पर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे, देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है आपकी रोड और आप सपोज करो यहाँ पे है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। यहां से आप कैसे देख रहे हैं, यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप। ये है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है यहाँ पे, यानी कि ऊपर बिल्डिंग से या किसी ऊंचाई से आप यहाँ पर नीचे की तरफ को देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो वहां पर बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा हमारा, ये हमने लाइन ले ली यहाँ पर और ये हमने एंगल ले लिया यहाँ पे थीटा। तो ये होता है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो इन चीजों को हमें केवल यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो अवनमन कोण होता है, देखो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थीटा अवनमन कोण जो है ये भी हमारा थीटा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन तो इसके पैरेलल है, यहाँ पे समांतर है, ठीक है। इसका मतलब जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के हमेशा क्या होता है, ये है हमारा उन्नयन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण यानी कि जितना हमारा अवनमन कोण होगा उतना ही हमारा उन्नयन कोण होगा, ठीक है। तो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां पे हमेशा क्या बनता है, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब ऊपर से नीचे समतल पर यानी कि जमीन पर किसी चीज को आप देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जब देखते हैं उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। तो यहाँ से आपको दोनों कॉन्सेप्ट आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद थोड़ी सी हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है ट्रायंगल्स में, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं। जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बच्चों आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या क्या इसमें कंसेप्ट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बताया था आपको, कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसका थोड़ा सा कंसेप्ट है। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कोई ट्रायंगल है हमारे पास सपोज कीजिए, ठीक है। ये यदि एंगल हमारा यहाँ पे थीटा है, थीटा को हम क्या ले लेते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं। सपोज करो एंगल थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, तो इसमें हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं और ये लेते हैं यहाँ पे √3, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो ये हमारा 1 होगा, ये हमारा √3 होगा, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
तो tan 30 में हमें हमेशा ध्यान रखना है, यानी कि tan 30 इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा यहाँ पे बेस, ठीक है, ये बेस होता है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर होता है। तो tan 30 हो जाएगा P/B यानी कि 1/√3, ठीक है। यानी कि 30 के केस में ये हम 1 लेंगे, ये √3 लेंगे और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा 2। ये चीज़ हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसलिए इसी तरीके से यदि हम 45 की बात करें तो 45 में हमें क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यदि एंगल हमारा 45 है, सपोज करो दिस इज 45, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 45 में ये हमारा 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो तीसरा कंसेप्ट आता है हमारे पर, एंगल हमारा 60 हो सकता है, तो 60 के केस में ये हमारा √3 होता है, ये हमारा 1 होता है और ये वैल्यू हमारी यहाँ पे हाइपोटेनस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे यदि आप डायरेक्ट वैल्यू ने ध्यान रखेंगे कि 30 के केस में ये हमारा जो P होता है 1 होता है, B हमारा √3 होता है, हाइपोटेनस 2 होता है, यानी कि H, ये हमारा H होता है हाइपोटेनस, ये हमारा यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से 60 के केस में जो P है हमारा वो हमारा √3 है, B हमारा 1 है और H हमारा 2 है, ठीक है। 45 के केस में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से दो एंगल भी एक साथ आपको गिवन हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 45 और 30 दोनों आपको एक साथ गिवन है, तो वो देखते हैं यहाँ पे फोर्थ वाला केस, ये ऐसे हो सकता है। यहाँ पे ये दो एंगल आपको साथ में गिवन है, सपोज दिस इज 30, दिस इज 45, ठीक है। तो इस केस में हमारे 45 में हमें पता है ये 1 होता है, ये भी 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू 1 है हमारी, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 30 के केस में हमारी वैल्यू कितनी होती है, बेस √3 होता है, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस के 1, क्योंकि 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल हमारी कितनी बन जाएगी, ये √3 बन जाएगी। यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि 30 और 45 का केस है तो उसमें हम जो वैल्यूज लेते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे हम ले सकते हैं। इसी तरीके से हम 30 और 60 को देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम ले लेते हैं हमारा, सपोज करो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है ये हमारा 30 है और ये हमारा 60 है। अब 60 के केस में हमने आपको क्या बताया था, 60 के केस में बताया था कि ये √3 होता है, ये 1 होता है, तो ये तो हम √3 ले लेंगे, ये अपना 1 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 30 के केस में देखिए बेस क्या होता है आपका, 30 के केस में बेस हमने √3 बता रखा है, तो सीधी सी बात है ये आपका कितना हो जाएगा, √3 माइनस के 1 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, ठीक है। और सेम यहाँ पे ये है हमारा यहाँ पे 1। तो 30 और 60 के केस में हमारे पास जो वैल्यू हो जाती है यहाँ पर ये √3 और 1, ठीक है। 30 के केस में हमारे पास ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो वैल्यू है √3 माइनस 1 नहीं होगी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसे एक बार, क्योंकि ये √3 है, ये 1 है, तो ये दोनों एंगल्स का सम जो होता है हमारे पास यहाँ पे 60 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी 2 वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये 30 है तो ये भी हमारा एंगल 30 हो जाएगा, 30 60 हो जाएगा, और जब ये 30 है ये 30 है तो ये दोनों यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी, ये डिस्टेंस हमारे पास 2 है इसलिए ये भी 2 होगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, ये 60 है ये 30 है तो ये भी आपका 30 होगा, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें 60 में ये √3 ये 1 ये हमारा 2 होता है यहाँ पे, 60 में भी बात करें हम, 60 में भी बताया था हमने ये 2 होता है हाइपोटेनस। जब ये 2 है, देखो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, इसका मतलब ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट ये आपको ध्यान रखना है, और इसी के बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक ले लेते हैं 30 और 45 का कंसेप्ट, ये हमारा है 6th पॉइंट, 30 और 45, दिस इज 30 एंड दिस इज 45। 45 में हमने आपको क्या कंसेप्ट बताया था कि 45 में हमारी वैल्यू ये भी 1 होती है, ये भी 1 होती है यहाँ पे, ठीक है। और 30 में हमारी वैल्यू क्या होती है, नहीं 30 और 45 तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। 30 और 60 भी हमारा हो गया है, और अभी कौन सा बचा हमारा यहाँ पे, हमारा बचा यहाँ पे 45 और 60, ठीक है। 45 और 60 ले लेते हैं, 45 एंड 60, ये हम 45 ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 60। अब 60 में देखिए हम क्या क्या लेते हैं वैल्यूज़, 60 में होता है हमारा √3 और 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे √3 और ये हो गया 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 45 हम यहाँ पे एंगल ले रहे हैं, ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे √3 माइनस के 1, क्योंकि √3 माइनस 1 प्लस 1 ये हमारा √3 हो जाएगा यहाँ पे टोटल। ठीक है, 45 के केस में हमारे पास दिस बाय दिस यानी कि 1/1 रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं 45 60 के केस में ये वैल्यूज़ निकल के आएंगी। ये हमारे पास यहाँ पे 30 और 60 के केस में, और ये 30 और 45 के केस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये चीज़ें अगर हमें याद होंगी तो थोड़ा हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा, और हम जो है जल्दी से मतलब कि क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे इन्हें। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आई हुई हैं, कि किस टाइप से प्रॉब्लम्स वहाँ पर आजकल आ रही हैं SSC वगैरह के एग्जाम्स में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक ये सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे एंगल बना के लिए हैं वैल्यूज़, आप समझ पा रहे होगे। और tan के बेस पे हमने वैल्यूज़ लिए हैं, क्योंकि जो tan थीटा होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो जैसे tan 30 है 1/√3 उसके हिसाब से वैल्यू ली है। tan 45 1 होता है तो 1/1 के हिसाब से वैल्यू ली है। tan 60 √3 होता है तो √3 और 1 के हिसाब से वैल्यू ली है। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। A person of height, first question is, a person of height है 2 मीटर, wants to get a fruit which is on the pole of height जो पोल है उसकी हाइट कितनी है यहाँ पे, वो हमें गिवन है यहाँ पे 11/3 मीटर। हाइट कितनी गिवन है, 11/3 मीटर। ये हमें पोल की हाइट गिवन है। इफ ही स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ, इफ ही स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5/√3 meter from the foot of the pole, then find, क्या फाइंड आउट करना है हमें, then find the angle, find the angle of which, find the angle of which he should throw the stone, he should throw the stone, he should throw the stone so that it hits the fruit। ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है यहाँ पे, ए पर्सन ऑफ हाइट, यानी कि पर्सन की जो हाइट है वो कितनी है यहाँ पे, वो है 2 मीटर। ठीक है, वो एक फ्रूट यहाँ पे वांट्स यानी कि चाहता है, विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ द हाइट 11/3, यानी कि जो फूड है जो वो चाहता है फ्रूट, वो कितनी ऊंचाई पर है, 11/3 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये फिगर देखिए यहाँ पे कैसे बनेगी। ये हमारा पर्सन है, यहाँ पे पर्सन कितना है, यानी कि 2 मीटर। ये 2 मीटर यहाँ पे पर्सन की ऊंचाई है। ठीक है, ए पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर है, वांट्स ए फ्रूट विच इज ऑन द
पोल ऑफ हाइट 11/3, ये है हमारा 11/3, ये हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा फ्रूट है, ठीक है। इफ़ ही स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5/√3, ये यहाँ पे हमें गिवन है 5/√3, इतनी डिस्टेंस पर है। फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये पोल है हमारा, इसके फुट से यहाँ पे कितनी दूरी पर है, 5/√3 पर, इतना फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। देन फाइंड द एंगल ऑफ विच ही शुड थ्रो द स्टोन, यहाँ कि हमें यहाँ से एंगल ये निकालना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है थीटा, ठीक है। और ही शुड थ्रो द स्टोन सो दैट इट हिट्स द फ्रूट, यानी कि यहाँ से वो किस एंगल पर अपना स्टोन को थ्रो करे कि जो यहाँ पे फ्रूट है वो इसे हिट करे यहाँ पे, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब देखिए जब ये टोटल यहाँ पर 11/3 मीटर है, ये हमारा 2 मीटर है, तो इसमें से 2 मीटर यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा 5/3। यहाँ से लेकर यहाँ कर 5/3 हो गया। यहाँ से देखिए ये 5/√3 है, तो ये भी 5/√3 होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा आप यूज कर सकते हैं, tan थीटा = 5/3 डिवाइडेड बाय 5/√3। क्यों? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये 5 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आएगी √3/3, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/√3, यानी कि tan कितना 30। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है, वो यहाँ से खड़े होकर इस पोल, ये पोल की जो ऊंचाई है वो 11/3 मीटर है, इसके ऊपर एक फ्रूट है यहाँ पे, इसे हिट करना चाहता है स्टोन से, तो किस एंगल से वो स्टोन को थ्रो करे, ठीक है, जिससे कि वो फ्रूट है वो यहाँ पे उसे मिल जाए, यानी कि उसके पास आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 मीटर हमारा पर्सन की ऊंचाई है, पोल की ऊंचाई 11/3, इसमें से 2 मीटर घटा दिया तो 5/3 बचा, ठीक है। ये एंगल हमने थीटा ले लिया, tan थीटा होता है यहाँ पे P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सीधे सीधे हमें यहाँ से एंगल 30 डिग्री यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अभी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं इसी टाइप की। इसी टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली आजकल SSC वगैरह एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, इनकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी लेंथी होती है। क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आसान होता है, यानी कि इजी होता है, ठीक है, एक लाइन में आप आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो लेंथी होती है लिखने में, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए टावर स्टैंडिंग on a horizontal plane, ठीक है। टावर है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, सबटेंड्स ए सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट, subtends a certain angle at a point 180 meter apart from the tower, ठीक है। यानी कि टावर से 180 मीटर की दूरी पर कुछ एंगल यहाँ पे बनाता है, ठीक है। ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स इट, ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स इट, जो एंगल है वो क्या हो जाता है, वो डबल हो जाता है। The tower is found to subtend angle twice towards it. The tower advancing 100 meter towards it, the tower is found to subtend
subtend an angle twice as before। ये ध्यान रखना है कि एंगल जो है अब ट्वाइस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ टावर की तरफ को चले 100 मीटर, एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स टावर का मतलब जैसे हम टावर की तरफ को चले 100 मीटर, एंगल अब हमारा डबल हो चुका है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड हाइट ऑफ टावर। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक टावर है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये हमारा टावर है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ये हमारा टावर हो गया ऊंचा। ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सबस्टेंड सर्टेन एंगल, एक एंगल बनाता है, यानी कि टावर जो है कुछ यहाँ पे एंगल बनाता है एल्फा, ठीक है। सर्टेन एंगल बनाता है एट ए पॉइंट, ये पॉइंट हमारा है यहाँ पे, ये पॉइंट है 180 मीटर अपार्ट फ्रॉम द टावर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे 180 मीटर है यहाँ से, यानी कि पोल से टावर से लेकर के इस पॉइंट तक 180 मीटर डिस्टेंस है। ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स इट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं 100 मीटर इधर को चल रहे हैं टावर की साइड में। ये टावर की साइड में मान लिया हम यहाँ पे चले 100 मीटर, ठीक है। टुवर्ड्स इट द टावर इज फाउंड टू सबटेंड एन एंगल ट्वाइस, यानी कि जो टावर है अब इसका एंगल कितना हो जा रहा है यहाँ पे, पहले अल्फा था अब 2 अल्फा हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि कहाँ तक की डिस्टेंस है, ये यहाँ तक की डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी, यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी हो गई 100 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बची, ये बची हमारी 80 मीटर, क्यों टोटल 180 है, ठीक है। अब देखिए द टावर सबस्टेंड्स एन एंगल ट्वाइस, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट हमने यहाँ पे h ले ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो एंगल है अल्फा, ये एंगल और ये एंगल मिलके टोटल इस एंगल के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये भी अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा अल्फा तभी तो 2 अल्फा बनेगा यहाँ पे एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है 100, तो ये भी हमारी 100 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमारी 100 है और ये हमारी है 80 यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये पॉइंट हमने ले लिया ABH, तो यानी कि h² बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 100 है, ये हमारा 80 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल है हमारा, तो यानी कि h² बराबर जो हो जाएगा 100 का स्क्वायर और माइनस 80 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस हमारा 100 होगा, बेस हमारा 80 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यानी कि ये हो जाएगा 3600। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60, यानी कि ऊंचाई जो है टावर्स की वो कितनी आ जाएगी 60 मीटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। बस इसमें कंसेप्ट केवल ये है कि पहले एंगल अल्फा बन रहा था, फिर 2 अल्फा बन गया जैसे ही हम 100 मीटर टावर की तरफ को चले, ठीक है। यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, तो ये 80, आगे की डिस्टेंस 80 मीटर बची यहाँ पे। अब जब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों को मिला के तभी तो 2 अल्फा हो रहा है। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये 100 है तो ये भी 100 हो गई। अब ये 100 हो गई, ये 80 हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। तो टावर की ऊंचाई हमें यहाँ से मिल जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ हिंदी में मैं आपको समझा दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं यहाँ पे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। और मैथमेटिक्स में ये हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा रोल नहीं होता है। यहाँ पे आप हिंदी में पढ़े इंग्लिश में पढ़े डजेंट मैटर। तो हम तो यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको समझाते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी भी आपको बताते हैं, ठीक है। ए काइट इज अटैच्ड, काइट की बात हो रही है। ए काइट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से अटैच है यहाँ पे एक काइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
find the length of a string when the height of kite is 90 मीटर। यानी कि जब हाइट जो है काइट की वो 90 मीटर है तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है वो, एंड द स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बनाती है जो स्ट्रिंग है, एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो देखिए क्या कह रहा है, एक काइट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। एक काइट, ये एक पतंग जो है वो स्ट्रिंग से बंधी हुई है। सपोज कीजिए ये हमारी पतंग है यहाँ पे और ये एक स्ट्रिंग से ऐसे बंधी हुई है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, पतंग हमारी यहाँ पे उड़ रही है, ये हमारी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब डोरी है, ठीक है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया, मान लिया एच है यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करनी है। व्हेन द हाइट ऑफ द काइट, यानी कि ऊंचाई जो है काइट की वो कितनी है, वो है 90 मीटर, यानी कि 90 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है यहाँ से ग्राउंड से। और स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे ग्राउंड से, ठीक है, विद द ग्राउंड, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे साइन 30 लगा देंगे। साइन 30 होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन एच, यानी कि हाइपोटेनस। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन, ये कितना आ जाएगा, साइन 30, साइन 30 1/2, यानी कि 9 2 जा 180 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उससे थोड़ा सा और आपको समझने को आइडिया मिलेगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें जो गिवन है यहाँ पे, वो क्या गिवन है देखते हैं। एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स। एग्जैक्टली midway between the foot of 2 टावर्स की बात हो रही है यहाँ पे। 2 टावर्स है, उनके एग्जैक्टली मिडवे की बात हो रही है, बिल्कुल बीचों बीच। P एंड Q 2 हमारे टावर्स हैं यहाँ पे, P एंड Q। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स, the angle of elevation of their tops, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण की बात कर रहा है। उनके जो टॉप हैं यानी कि जो सिरे हैं, देयर टॉप्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि जो दोनों टावर के टॉप हैं उनके उन्नयन कोण कितने हैं, 45 और 60 के हैं। The ratio of their heights, the ratio of their heights, the ratio of their heights is, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। P और Q 2 टावर हैं हमारे पास, एक हमने P टावर ले लिया, एक हमने Q टावर ले लिया। ये हमारा P है, ये हमारा Q है। इनके बीचों बीच जो मिड वे है यानी कि जो मिड पॉइंट है यहाँ पे इनके उन्नयन कोण बन रहे हैं, ठीक है, टॉप के। ये इसका बन रहा है, तो एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। P का बन रहा है कितना, 45, ये 45 डिग्री। Q का बन रहा है 60 डिग्री उन्नयन कोण, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इतना द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। भाई हमने मान लिया कि जो P टावर है उसकी हाइट हमारी P है, जो Q टावर है उसकी हाइट हमारी Q है। हमने ये मान लिया सीधे सीधे, यहाँ पे कुछ और मानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जब ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि ये यदि 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि दोनों बराबर होंगी यहाँ पे।
ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए, 1 1 तो आपको लेना ही पड़ेगा, यहाँ पे 1 ले लीजिए, x ले लीजिए, बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है यहाँ पे। तो tan 45 ले लीजिए यहाँ पे, tan 45 क्या होगा, p/1, ठीक है। ऐसे ही जो आपका tan 60 होगा वो कितना होगा यहाँ पे, q/1, tan 60 भी यहाँ q/1 होगा, ठीक है। p/q यानी कि इन दोनों को आप डिवाइड कर दो यहाँ से। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, = p/q, और ये तो p/q का रेशो हो गया, यानी कि दिस इम्प्लाइज 1:√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझने के लिए था कि 2 टावर हैं यहाँ पे एग्जैक्टली मिडवे, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच, बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स, यानी कि 2 टावर है P और Q, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमारे उन्नयन कोण बन रहे हैं, एक Q का उन्नयन कोण बन रहा है, एक P का उन्नयन कोण अभी आपको बताया था, नीचे से ऊपर देखते हैं, ये उन्नयन कोण बन रहे हैं यहाँ पे, तो सीधे सीधे tan यहाँ पे लगा दिया, तो हमें यहाँ से इनका रेशो पता चल गया कि इनकी हाइट का क्या क्या रेशो है, यानी कि जो टावर्स हैं उनकी ऊंचाई का क्या क्या रेशो है, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आपने कर ली तो इसका मतलब काफ़ी कुछ आप यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में सीख जाएंगे, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम पीछे एग्जाम्स में आई हुई है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स तो SSC 2022 में आई हुई है, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था SSC का, उसी में आई हुई है। चलिए, द लेंथ ऑफ शेडो, the length of shadow of the vertical tower on level ground increases by 10 मीटर यानी कि 10 मीटर इंक्रीज कर जाती है जो शेडो है, जो छाया है। कब? when the altitude of the sun changes, when the altitude of sun, यानी कि जो सन की ऊंचाई है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाती है, सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 60 डिग्री, यानी कि सन का जो एल्टीट्यूड है, सन की जो ऊंचाई है, जब वो 45 डिग्री से 60 नहीं है 30 डिग्री, 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है, ठीक है। सन की जो ऊंचाई है वो 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है, तो 10 मीटर चेंज हो जाती है हमारी जो छाया है उसकी लंबाई, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर हमें बतानी है, फाइंड हाइट ऑफ टावर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो लेंथ ऑफ द शेडो की बात कर रहा है, यानी कि एंगल हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे 45 से 30, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सपोज करो ये हमारा सन है, यहाँ पे ये हमारा टावर है, ये हमारा एंगल यहाँ पे 45 का बन रहा है, ठीक है। 45 का एंगल बन रहा है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर, ये हमारा वर्टिकल टावर है H, ठीक है। अब इसकी जो शेडो है, ठीक है, सन यहाँ पे है तो शेडो इसकी जा रही है कहीं यहाँ पे 45 डिग्री पे। लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर, यानी कि इसकी जो शेडो है, यानी कि इसकी शेडो है यहाँ पे टावर की, ठीक है। अब ये क्या है ना 10 मीटर और बढ़ जाती है यहाँ पे, कब? जब इसका एंगल जो है सन का वो कितना हो जाता है 30 डिग्री। पहले 45 डिग्री है तो छाया हमारी यहाँ से यहाँ तक है, इससे ये सन है यहाँ पे, इस टावर की छाया यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। जैसे ही अब हम क्या करते हैं, ये एंगल हमारा 30 हो जाता है यहाँ पे, कब? जब ये यहाँ पे छाया हमारी 10 मीटर और बढ़ जाती है, यानी कि यदि x है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल हमारी कितनी होगी, x + 10 हो गई, जैसे 30 डिग्री का एंगल हुआ। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है यहाँ पे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले tan 45 ले लीजिए। tan 45 एक होता है हमेशा, तो h/x, तो दिस इम्प्लाइज h = x। एक रिजल्ट तो हमें यहाँ से ही मिल गया। tan 30 लगा दीजिए,
tan 30 हो जाएगा h अपॉन एक्स प्लस के tan, क्योंकि जब 30 की बात करेंगे तो उसमें x और tan दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हमारा h रहेगा। अब देखिए x बराबर तो h, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपन, क्योंकि हमें h निकालना है तो x की जगह पे हम h रख देते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा h प्लस tan बराबर √3 ऑफ h। इसे इधर ले आओ, h कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस √3 इज इक्वल टू माइनस के tan। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज h विल बी tan अपॉन, इसे √3 माइनस 1 लिख लीजिए, √3 माइनस के 1, यही हमारी हाइट आ जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा करना चाहो इसे रेशनलाइज कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 यानी कि रेशनलाइज कर दिया, प्रीमीकरण कर दिया इसका, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 3 माइनस 1 2 5 10 यानी कि 5 ऑफ √3 प्लस के 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के जो अभी एसएससी में जो मेन यहाँ पे कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने यहाँ पे बच्चों डिस्कस किया, तो आपने एंजॉय किया होगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन हिंदी वालों को हमने कोशिश की है यहाँ पे कि जो इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं उन्हें हिंदी में अच्छे से समझाने की हमने कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि आगे हम और थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये तो हमने बेसिक जो है हाइट एंड डिस्टेंस का वो भी डिस्कस किया है आज, और कुछ प्रॉब्लम्स हमने अच्छी यहाँ पे की है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए, और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं हम आशा करते हैं कि वो एग्ज़ाम आप अच्छे से क्लियर करें और टॉप करें उस एग्ज़ाम में, और मैथमेटिक्स में कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपना पढ़ाई करते रहिए मेहनत से। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।